कहते हैं कि पेड़ जितना बड़ा होता है, तेज हवाओं का नुकसान भी उसी को सबसे ज्यादा पहुंचता है। मतलब आपका कद ही कभी कभी आपको खतरे में डाल सकता है। इस कहावत से नेता नगरी भी अछूती नहीं, या यूं कहें कि यह बात तो उनके लिए सटीक बैठती है। अब बिहार के नजरिए से राजनीति की कहानी को समझें तो नीतीश कुमार का कद भी आज उतना ही बड़ा हो गया। राजनीति की हवाओं के थपेड़े उन पर भी हावी हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो क्या आज बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बुलंद इमारत खतरे में है? और सवाल यह भी है कि क्या बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत नर्वस 90s का शिकार है? मैं ये क्यों कह रही हूं, इसका जवाब मिलेगा आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर। क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक अपराध की वारदात के बाद विपक्ष जंगल राज रिटर्न्स का डर दिखा रहा है, ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे कि 90 के दशक में हुआ करता था। और इस बहाने बिहार में सियासत की स्टेज तैयार की जा रही है। चुनाव के मुद्दों की हांडी चढ़ चुकी है, नेता बयानों की बांसुरी बजा रहे हैं और नर्वस 90s वैसे क्रिकेट की दुनिया का टर्म है, लेकिन राजनीति की पिच पर भी उतना ही तर्कसंगत लगता है। जैसे क्रिकेट में 90 रन बनाकर खेल रहा जो बैटर होता है, अक्सर एक सी गलती कर अपना विकेट गंवा देता है, वैसे ही बिहार में कुर्सी कब्जाने की जंग में सियासत 90 के दौर में जाकर उन्हीं गलतियों को दोहराने की भूल करता दिख रहा है। बिहार के लिए ये नर्वस 90s साल 1990 का वो दशक था जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता था। अपराधियों के बोलबाले का वो समय जिसका इस्तेमाल लालू यादव के खिलाफ एक हथियार की तरह होता रहा। लेकिन आज नर्वस 90s के चक्रव्यूह में है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में पिछले एक हफ्ते के अंदर 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या हुई। पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। मुजफ्फरपुर में सरकारी कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या और पटना के रानी तालाब में बालू कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये तो बिहार में बस बीते कुछ दिनों के अंदर हुई वारदातों का एक छोटा मोटा लिस्ट आपको देता है, जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या बिहार में अपराध का बोलबाला और बंदूक की बोली फिर से एक बार बुलंद हो चली है। लेकिन सुशासन के नाम पर सियासत का झंडा उठाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। अक्सर ऐसे नहीं थे। इतना तमाशा होने के बाद, इतना अपराध बढ़ने के बाद नीतीश कुमार चुप बैठ जाएं, ये एक बड़ा सवाल उनकी खुद की पार्टी और अलायंस के लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ बड़े कैनवास पर अगर बिहार में चढ़ते क्राइम के ग्राफ को उकेर कर देखा जाए तो आंकड़े और भी ज्यादा गंभीर बातें बयां कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 2005 से 2022 तक कुल अपराधों में 323% की बढ़ोतरी हुई है। फिर 2005 से 2025 के बीच हत्या की कोशिश और गंभीर अपराधों में 226% की बढ़ोतरी हुई। और इसी तरह महिला अपराध के मामले में भी बिहार के अंदर 226% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाल ही में जो 5 लोगों को मारा, जिसमें एक महिला को डायन कह के मार दिया, और ये वो सरकार है जो 2005 आपको याद होगा कि गुलाबी साइकिल बांटी थी और महिला को सशक्त किया था, शराबबंदी हुई और न जाने क्या क्या, जो अब तक डोमिसाइल का जो आरक्षण दिया है, अब तक महिलाओं वाली सरकार रही है। लेकिन अपराध मैंने आपको बताया 226% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और बीजेपी या एनडीए कहें, बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो जंगल राज याद दिला रहा है आरजेडी वाला, और अब वही आरजेडी कांग्रेस ये वाले जंगल राज की बात कर रही है कि 2025 में लगातार अपराध, हत्या, इन तमाम चीजें की ये फेहरिस्त है।
अब वैसे जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज का दौर को जिया है वो ये जरूर कहेंगे कि ये आंकड़े कुछ भी नहीं, वो इन आंकड़ों से शायद ही इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन तब बिहार में अपराध को न सिर्फ सियासी संरक्षण जैसा रुतबा हासिल था, बल्कि तब फिरौती अपहरण का बाकायदा उद्योग चला करता था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा दी थी जंगल राज, और जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें क्राइम कंट्रोल करके अपनी छवि सुशासन बाबू वाली गढ़ी थी। और यही वजह है कि 2005 से लेकर अब तक लगभग मुख्यमंत्री वही रहे, सुशासन। पर आज करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार का सुशासन कटघरे में खड़ा है और नीतीश कुमार अपने सुशासन राज में चढ़ते क्राइम के इस ग्राफ पर खामोश है। और शायद इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज नई नई घोषणाएं करके जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाहती हैं, लेकिन माइंड डाइवर्ट होता नहीं। कह सकते हैं कि नीतीश बिहार में बढ़ते क्राइम को देख अब बैकफुट पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मौके का फायदा भुनाने के रास्ते तलाश रही है। इंटरनल खींचतान। बिहार की राजनीति में जारी इस रस्साकशी को अगर सियासत के तराजू पर तोल कर देखा जाए तो राजनीति के मापदंड में जंगल राज के मुद्दे के वजन को समझा जा सकता है। अब मान लीजिए ये तराजू बिहार में राजनीतिक हलचल को मापने का एक पैमाना है जिस पर नीतीश का वजन सबसे भारी है, लेकिन जंगल राज जैसे जो मुद्दे हैं पर नीतीश कुमार बैकफुट पर है, खामोश है, चुप है, और बीजेपी क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो नीतीश का वजन कम होगा और बीजेपी की ताकत में ज्यादा इजाफा होगा। इसके बाद चिराग पासवान अगर अपनी दावेदारी को मजबूत करते हैं तो इससे नीतीश की हिस्सेदारी में भी सेंध लगेगी। तेजस्वी यादव भी अपराध के मुद्दे पर नीतीश को लपेट रहे हैं तो कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं। फिर एआईएमआईएम भी इस मुद्दे को जोर शोर से आजमाइश इस मुद्दे पर कर रही है, अपनी गुंजाइश को तलाश कर रही है। इस सब से अगर नीतीश का नुकसान होता है तो फायदा बीजेपी का होगा। आरजेडी के अंदर भी नई उम्मीद जागेगी और कांग्रेस भी इन कोशिशों के बाद कम से कम बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएगी। और फिर क्या भरोसा, अगर कभी किसी के भाग्य से छीका फूट जाता है तो कांग्रेस भी बरसों बाद फिर बिहार में अपना सीएम बनाने के सपने तो देख सकती। लेकिन नीतीश भी राजनीति के कोई नए खिलाड़ी तो नहीं। क्राइम के बढ़ते इस डेटा को देख नीतीश ने भी अपना वोट बैंक समेटना शुरू कर दिया है और महिलाओं को डोमिसाइल नीति, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, आरक्षण दिया, ऐलान कर दिया। बिहार में महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। यानी सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। देखिए, ये आरक्षण पहले भी था पुलिस में, एसएससी में, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी आकर बिहार में ये नौकरियां ले सकती थी, लेकिन अब डोमिसाइल है, अब बिहार की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। और इससे पहले बाकी राज्यों की महिलाओं को, जैसा मैंने आपको बताया, फायदा मिलता था, लेकिन अब उन राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी में शामिल होंगी। यानी अब तक जो महिलाएं शराबबंदी, वो जो साइकिल, गुलाबी साइकिल दी थी और ऐसे तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार के साथ थी, उनको साधने के लिए डोमिसाइल नीति वाला वादा किया गया है। नीतीश कुमार के इस फैसले से न सिर्फ उनका महिला वोट बैंक मजबूत होगा, तटस्थ खड़ा रहेगा, बल्कि आरजेडी की माई बहन मान जैसी योजनाओं को भी चुनौती मिलेगी, क्योंकि ये कहा गया है कि नीतीश भी जल्दी ये फैसला लेंगे और महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। हालांकि समय कम है और जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली है। नीतीश का ये फैसला कितना असर दिखाता है जो अभी डोमिसाइल का लिया है, उसको कुछ आंकड़ों के नजरिए से आपको और समझा देते हैं। अब देखिए, बिहार में 47% महिला वोटर है, यानी कुल 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ वोटर में से लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिलाएं, यानी हर 1000 पुरुष पर 914 महिला वोटर हैं। और ग्रामीण इलाके में महिला वोटर की तादाद शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा है।
वोटर के इस वर्ग को नीतीश अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी यही बहुत कुछ बीजेपी के साथ हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ और यही बहुत कुछ झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हुआ, क्योंकि इन सभी राज्यों में महिलाओं ने जिसको जमकर वोट दिया सत्ता की कुर्सी पर वही काबिज। अब नीतीश ने अभी ऐलान किया है, उस ऐलान पर काम होना बाकी है, धरातल पे आना बाकी है और ऐलान से काम के बीच का जो फासला है वो बहुत कुछ बदल सकता है और इसी फासले में छिपा है नीतीश की चुनौती का फलसफा। इसको अब दो उदाहरण से समझिए। डिटेल में हम दिल्ली विधानसभा का जिक्र करते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस का स्टार मार्क भी लगा दिया। अगर वो चुनाव जीते तो उनके खाते में जाएंगे, लेकिन वोटर्स को यकीन नहीं था और नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लाडली बहन योजना चुनाव से ठीक पहले शुरू की। अब मैं आपको बता दूं, इसकी ये बहुत कहा जाता है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ये सिर्फ कहने भर से आसान लगता है, ये इतना आसान होता नहीं है। जब मैं महाराष्ट्र में जमीन पर ग्राउंड पर लगातार 2-3 महीने कवरेज पर थी, तब मैंने देखा कि आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरीके से इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए रात भर बैंकों ने काम किया है। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर जाकर महिला जो वहां की वोटर थी उनसे उनका बैंक खाता वेरीफाई कराया, बैंक खाता की किसी और के खाते में नहीं चले जाए, महिला के खाते में जाए, और नहीं अगर खाता था तो खाता खुलाया गया। तो ये कहने भर से बहुत आसान दिखता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। और इस एक्सटेंसिव काम को तब विधानसभा में कराया गया जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से उदासी हासिल, खाते में पैसे भी भेजे जाने लगे और नतीजा बीजेपी की जीत के रूप के सामने आप सभी लोगों के सामने। अब यानी नीतीश के वादे जमीन पर कितना असर दिखाएंगे ये तो अभी दूर की कौड़ी है, क्या ये धरातल पे हो पाएगा। लेकिन नीतीश की कोशिश तो यही है कि बिहार में 1990 के दशक में जो जंगल राज और क्राइम का चढ़ता ग्राफ देखा है, अगर वो फिर एक बार चढ़ रहा है तो उसका जवाब अपने वोट बैंक को मजबूत करके देखा जाए। और यही वजह है कि नर्वस 90s में फंसी बिहार की राजनीति में अपने आप को मजबूत करने के लिए नीतीश नए रास्ते तलाश रहे हैं। अच्छा, नीतीश नहीं, ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कुर्सी को, सत्ता को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए करती, क्योंकि कई बार चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं होता, चुनौती जो अपने साथ है वो भी हो जाता है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती ये है कि वो अपना वोट बैंक भी बचाए रखे और वो अपनी इमेज भी बीजेपी से अलग बना के चुनाव में आगे बढ़े। अब एक तरफ बिहार में तो डोमिसाइल का दाव चल रहे हैं नीतीश कुमार, तो अब वही बिहार से 1170 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वहां पर इसी मराठी अस्मिता पर जंग लड़ी जा रही है। हिंदी और भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को नई हवा दी जा रही है। ये आज से नहीं हो रहा, ये लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन अभी क्यों हो रहा है उसका आपको पूरा ब्यौरा दें। इसका असर भी ऐसा है कि दशकों के बाद ठाकरे ब्रदर्स ने ना सिर्फ एक मंच पर आए वो, बल्कि एक दूसरे के गले भी लगे। वैसे तो ठाकरे ब्रदर्स के अग्रज यानी बाला साहेब ठाकरे ने 60 के दशक से ही मी मराठी के मुद्दे को हवा दे दी। लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे नारे के साथ बाल ठाकरे ने तमिल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, लेकिन इसका असर 1990 के दशक में देखने को मिला था। और इसी मी मराठी के मुद्दे के साथ बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति की नई परिभाषा लिख दी थी। उसी का इस्तेमाल कर उद्धव और राज अपनी खोई जमीन को तलाश रहे हैं। शायद इसीलिए हम नर्वस 90s का जिक्र कर रहे हैं। वो दौर है जो लौट के जरूर आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में जबरदस्त झटका लगा था, जब उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर जाकर सिमट गई थी। और दूसरी तरफ
राज ठाकरे की भी उम्मीद जो थी उनको, उस पर पानी फिर गया था, क्योंकि उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। यानी एक समय पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी में से एक रही शिवसेना जब से दो हिस्सों में टूटी, तब से उद्धव की शिवसेना हाशिए पर चली और इस खोई जमीन को तलाश रहे उद्धव ठाकरे बीएमसी के छोटे चुनाव में मराठी अस्मिता का बड़ा दांव खेल रहे हैं। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव। अब क्योंकि पार्टी की गाड़ी को सियासत के ट्रक पर दौड़ाना है, तो जिस फंड का फ्यूल आपको चाहिए वो बीएमसी के जरिए हासिल होता है। बीएमसी का बजट इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74,427 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं पानी और सीवरेज चार्ज से होने वाली बीएमसी की कमाई 2,131 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। देश के तमाम बैंक में बीएमसी ने 340 से ज्यादा एफडी करा रखी है और इन एफडी में बीएमसी के पास 82,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और पूरे देश की जीडीपी में बीएमसी का कंट्रीब्यूशन 6% है और दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस बात को बखूबी समझते हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक लंबे समय तक अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करते रहे। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधी दल कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कोशिशें करते रहे। लेकिन जब ये सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो गए, तो ऐसे में अब ठाकरे ब्रदर्स ने अपने अपने फॉर्मूले का ही गठबंधन कर लिया है। गठबंधन के पीछे वजह बनी मराठी अस्मिता, वही पुराना फॉर्मूला 90s वाला, जो 60 में शुरू हुआ लेकिन असर तो 90s में दिखा। ये दोनों भाई अब वही प्रयोग कर रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे ने किया था। शिवसेना की नींव ही मराठी अस्मिता के नाम पर पड़ी थी, लेकिन एक सच है कि बाला साहेब ठाकरे ने मराठी अस्मिता की बात तो की, लेकिन वो कभी किसी के एंटी नहीं रहे और उन्होंने भाषाई पहचान से ऊपर उठकर लोगों को हिंदुत्व की आइडेंटिटी के साथ जुड़े रहने की बात की थी। पर आज के ठाकरे ब्रदर्स लोगों को पीट कर उनसे मराठी बुलवाने पर तुले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र की सड़कों पर WWF हो रहा है। और तभी मैं कह रही हूं कि उनकी सियासत नर्वस 90s में उलझी हुई है। एक और वोट बैंक का सवाल है तो दूसरी ओर मुद्दों का टोटा है। तो नर्वसाए हुए दोनों भाई सियासत की आग का खेल खेल रहे हैं। वैसे भी बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति में पुराने मुद्दों को नए कुर्ते में ढालकर पेश किया जाता है। साल 1990 के बिहार का जंगल राज को आज के बिहार में क्राइम के ग्राफ से जोड़ना, या फिर महाराष्ट्र में मराठी मानुस के मुद्दे से राजनीति के रंगमंच पर आए बाला साहेब ठाकरे की विरासत को जोड़कर बीएमसी में जोर दिखाना। राज्य अलग अलग हों, लेकिन राजनीति की दोनों तस्वीरें एक दूसरे से बहुत मेल खाती नजर आ रही हैं। बिहार में अगर नीतीश के आगे वही चुनौती आ खड़ी हुई जो 90 के दशक में लालू के सामने थी और उद्धव को अपने गिरते ग्राफ को संभालने के लिए मराठी का साथ चाहिए, लेकिन नर्वस 90s के फेर में फंसी नेता नगरी जनता के सामने खड़ी है। पर सियासत कितनी भी नर्वस आ जाए, जनता कभी नर्वस नहीं होती। वो शायद नर्वस 90s के फेर से कब की बाहर जा चुकी है और उसके लिए आज के मुद्दे कहीं ज्यादा मौजूद हैं। इसलिए आप कुछ भी करते रहिए, जनता वही करेगी जो उसके और उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। तो वो राजनीति के इस फेर से बाहर है और अपने भविष्य को बनाने के लिए सही नेता को चुनने की तैयारी है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत24।